कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रीवियस में हमने देखा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और अब हम देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपको पहले भी होना होगी कि हमारे पास क्या होता है। एक जनरल फार्मूला है जो आपको याद होगा। बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है ये हमारे पास स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि हम अगर कुछ हीट सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को और सिस्टम पे कोई वर्क करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको अगर हम इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम सिस्टम को कोई हीट सप्लाई कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होता है। हम लोगों ने हीट को और वर्क को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अब हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास इक्वल होती है उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी की। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, मतलब मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से, और उसके अलावा हमारे पास किसकी इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, तो अगर किसी भी सिस्टम क्या कोई भी सिस्टम है वो रेस्ट में है और उसकी पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन इंटरनल एनर्जी हमारे पास है क्या, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है। जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पूरे सिस्टम की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरनल एनर्जी में बात करते हैं तो वो हम कहते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल की। जैसे हमारे पास हम बात करते हैं अगर इंटरनल एनर्जी तो ये भी हमारे पास सम होता है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन एनर्जी होती है, और हमारे पास क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ बाइंड किया होता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जीज होती हैं वो डिफाइन करती हैं इंटरनल एनर्जी को, और हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें वैसे भी जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है, स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। उसके अलावा ये हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये मैटर पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पे जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो हमारे पास, उसको हम नेम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। हम एक पिस्टन लेते हैं, एक हम लोगों ने गैस सिलेंडर लिया जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक पिस्टन अप्लाई हुआ हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इस सिस्टम, ये मूवेबल पिस्टन है, हम इस सिस्टम को क्या करते हैं, हम इस सिस्टम को कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हीट ऑब्जर्व करने से उनकी मूवमेंट में तेज़ी आएगी और वो क्या करेंगे, वो प्रेशर अप्लाई करेंगे और क्या होगा, पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड मूव हो करेगा और उससे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हमारे पास ये जो हमने हीट सप्लाई की और जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास टोटल क्या होगा, वो इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, अब अगर हम हीट पॉजिटिव है, मतलब हम जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, उस केस में हमारे पास क्यू क्या होगा, वो ग्रेटर देन
ज़ीरो होगा जब हम क्या करें, व्हेन हीट इंटर्स द सिस्टम, ठीक है, जब हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास क्या होगा, क्यू लेस देन ज़ीरो होगी, मतलब क्यू नेगेटिव होगी जब हीट क्या हो रही है, वो लीव कर रही है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम वर्क की बात करें तो हमारे पास जब वर्क पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम पर होगा, वर्क इज़ पॉजिटिव एंड डन ऑन द सिस्टम, सॉरी डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क करेगा उस केस में वर्क हमारे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और अगर सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, मतलब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, उस केस में हमारे पास वर्क क्या होगा, वो लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये इस केस में हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हमारे पास वर्क और हीट की वैल्यू क्या होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स हैं, और उसके वो क्या है कि हमारे पास हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ कब होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी किस केस में, जब सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करेगा, मतलब जब सिस्टम में हीट इंटर होगी, और जब वर्क डन ऑन द गैस होगा, उस केस में हमारे पास क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह से जब हीट क्या होगी, वो लीव करेगी और सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, उस केस में हमारे पास क्या होगी, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने कुछ प्रोसेसेस देखे थे, जैसे हमारे पास थे आइडियाबैटिक प्रोसेस था, हमारे पास आइसोथर्मल था, हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस था। वो हमारे पास, उसे हम फर्स्ट लॉ के केस में देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें आइडियाबैटिक प्रोसेस की, आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, अभी हमने बात की कि इस केस में हमारे पास क्या होती है, सिस्टम में ना तो एनर्जी इंटर होती है और ना ही लीव, नो हीट कैन इंटर और लीव द सिस्टम। और हमारे पास जो फर्स्ट लॉ का फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। अब क्योंकि हमारे पास क्यू क्या है, वो ज़ीरो के इक्वल है, तो हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या डेल इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास इक्वल आएगा डब्ल्यू के, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल में हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और उस केस में हमारे पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, और उस केस में हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो हमारे पास ज़ीरो होगी, मतलब डेल इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा, और हमारे पास क्या होगा, क्यू इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस पर वर्क किया जाएगा, वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की, या हम कह लें हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू हमारे पास इक्वल होता है पी डी वी के, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल है। तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये किसके इक्वल है, ये हीट सप्लाई, जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल है हमारे पास चेंज इन एनर्जी। और अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो ज़ीरो होती है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम क्या है, वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा हमारे पास क्या होती है, वो ज़ीरो की इक्वल होती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ एप्लीकेशंस थी, और हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।